जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर ख़ान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कमर साहब और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इस वक़्त जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसकी हर तरफ गूंज है, बहुत सारे एकेडेमिया में ख़ैर डिस्कस हो रहा है, हर तरफ तो नहीं है, लेकिन लार्जली डिस्कस हो रहा है कि जी जो एशले जे टेलिस ने एक लिखा है जी कि अमेरिका जो है इट हैज़ पुट अ बैड बेट ऑन इंडिया। और वो कह रहे हैं कि जो नई दिल्ली जो है वो वाशिंगटन के साथ नहीं खड़ी होगी व्हेन इट विल कम स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना। आपको क्या लगता है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े स्ट्रेटेजिक किस्म की पार्टनरशिप है। ये जो एशले साहब कह रहे हैं आपको लगता है कि इनके आर्गुमेंट में वज़न है और इंडिया फॉर अ मोमेंट ऑटोनोमस पोज़ीशन तो ले रहा है, लेकिन लेटर ऑन व्हेन इट विल कम टू बीजिंग तो इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा होगा? देखिए, कमर साहब ये बातें तो जो एशली टेलिस ने लिखी हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट्स कमिंग फ्रॉम एशली टेलिस और वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के जर्नल में छपी है। सो सो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस इज़ लाइक अमेरिकाज़ एस्टेब्लिशमेंट जहाँ तक No, कि this no, this is published in Foreign Affairs, not in Council on Foreign Relations. फॉरेन अफेयर्स इज़ द जर्नल ऑफ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। सो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की पब्लिकेशन में ये छपी है। सो इट इज़ हुँ, बेसिकली द एस्टेब्लिशमेंट की वॉइस है ये। हुँ, जर्नल इट्स इन इन इम्पोर्टेंट प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा शायद दुनिया में कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉरेन अफेयर्स की कोई मैगज़ीन या न्यूज़पेपर या अखबार या जर्नल नहीं है। So you हाँ, must understand it in that context. It is also coming from somebody who is at a very major American think tank, Carnegie. हाँ, 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 हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एशले टेलिस फॉर मतलब पिछले 10, 15, 20 साल में ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया person हुँ, in Washington DC, right? So it's coming from an important person, published in an important venue. तो इसलिए तो इसका चर्चा होगा और इसका हुँ, इम्पैक्ट भी होगा। यानी अब सारे के सारे लोग जो स्टेट डिपार्टमेंट में वो पढ़ेंगे, इस तरह की जो लोग बात कर रहे थे, अब वो मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आप अ, एंथनी ब्लिंकन से 3 स्टेप या 4 लेवल नीचे हैं हुँ, और आपके भी यही ख़्यालात है, तो आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते उनको, लेकिन कहेंगे, "सर, हैव यू रेड एशलीज़ टेलिस's आर्टिकल इन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड ही सेज दिस।" तो ये बात है। तो जहाँ तक कि कंटेंट की बात है, मतलब ये तो साफ, आई मीन सिर्फ़ वो लोग जो इंडिया की बातें नहीं सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये सरप्राइज़ है। हुँ, देखिए, पिछले 3-4 साल से मैंने भी यही कई बार कहा ना आपको कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू मैरी, मतलब अमेरिका इज़ ट्राइंग टू मैरी इंडिया। उसको वो शादी करके अपनी बनाने की पिछले 2005 से ये कोशिश कर रहा है और कंसेशंस पे कंसेशंस दिए जा रहा है और इंडिया बेसिकली ठेंगा दिखा रही है इनको। जो पहला ठेंगा दिखाया, जो F-16s की डील ना कह दिया। हालाँकि हुँ, यूएस ऑफर्ड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ F-16 टू इंडिया, जो इज़राइल को देते हैं उस तरह के उस लेवल क्वालिटी का। F-16s भी हर एफ all of them are not of the same quality. So it was giving India a far more superior F-16 than the ones that Pakistan has या जॉर्डन है या दूसरे अरब कंट्रीज़ वगैरह के पास हैं। उसको भी इंडिया ने ना कह दिया। फिर सेकंड टाइम इंडिया ने जो कह सकते हैं अमेरिका को ठेंगा दिखाया, वो S-400s की ऑर्डर किए तकरीबन $6 बिलियन के। उसके बाद फिर अमेरिका को मजबूर किया कि इंडिया पे सैंक्शंस ना लगाए और एग्ज़म्पशन दिए, क्योंकि ऑटोमैटिकली लॉ ट्रिगर हो जाता है सैंक्शंस का, जिस तरह टर्की पे हो गया था। फिर रशिया के खिलाफ, मतलब अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि दुनिया को यूनाइट करे। रशिया का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, आई मीन ना सिर्फ इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू यूनाइट विद द वेस्ट अगेंस्ट रशिया, इंसिस्ट कर रहा है कि रशिया इज़ अमेरिकाज़ इंडियाज़ फ्रेंड। और क्या आप अगर 2019 में जाके इंडिया रशिया का ट्रेड देखें तो 2-3 बिलियन डॉलर कुछ था वो, अब 45 बिलियन डॉलर हो गया है। So China के बाद if there is any country that is bankrolling Russia, it is India.
So, so in many ways, India has repeatedly gone against direct US interests. उसके बावजूद the US continues to maintain that this is the most consequential relationship of this century. दुनिया की सबसे consequential ताल्लुकात है, the oldest democracy and the biggest democracy. तो ये जो कोशिश कर रहा है अमेरिका अलाई करने का इंडिया को चाइना के खिलाफ, वो नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कई बार कहा, आपके भी शोज़ में कहा कि देखिए, इंडिया डज़ नॉट वांट टू बिकम द बैटलफील्ड जहाँ पे अमेरिका और चाइना की जंग होगी। देयर आर 2 प्लेसेस वेयर द बैटल विल टेक प्लेस। ताइवान में सी बैटल होगी और ग्राउंड बैटल तो इंडिया के बॉर्डर पर होगी, जो चाइना से। अमेरिकन फ़ौजें आएँगी ज़रूर, लेकिन लड़ेंगे वो, जो भी मिसाइल फायर होंगे चाइना से, वो इंडिया की तरफ होंगे, नॉट टुवर्ड्स द यूएस मेनलैंड। सो इंडिया हैज़, व्हाई विल इंडिया, मतलब इतने तो, मतलब भंग पी लेते होंगे होली के दिन, बस साल भर तो दिमाग अलर्ट है ना। सो दे आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस। सो आई थिंक द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट हैज़ अंडरस्टूड कि भई, इट्स लाइक सेइंग कि आपको मुझसे कुछ चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्तज़र ये मेरे लिए करे और मैं आपको कह रहा हूँ यार दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। लेकिन आप बार-बार ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं सऊदी अरब गया था, ये लीजिए आपके लिए खजूर लाया है। मैं अभी अमेरिका गया था, ये लीजिए मैं आपके लिए डोनट्स लाया, तो मैं शुक्र अदा करके खा जाऊँगा वो डोनट्स, बट लेकिन आपको ये भी कह रहा हूँ कि आपको सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले बॉल विथ यू ऑन दिस इश्यूज़। तो इंडिया इज़ नॉट बीइंग, क्या बोलना चाहिए, सरप्टिशियस या सीक्रेटिव अबाउट इट्स इंटेंशंस। इंडिया क्लियरली चाहता है कि दुनिया बिकम ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें इंडिया आल्सो हैज़ एन इम्पोर्टेंट से। But multipolar world is also a code word for a world in which the US is not a dominant player. देखिए आप, इंडिया का जो डी-डॉलराइज़ेशन का जो एफर्ट है, that undermines US status as a hegemon. इंडिया अब एससीओ होस्ट कर रहा है। एससीओ इज़ द मोस्ट पावरफुल नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन जिसका इंडिया चेयरमैन है, राइट? अगर आप दुनिया का करंट इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर अंडररिटन बाय द वेस्ट उसको देखें तो उसमें यूएन है, जी20 है वगैरह, दीज़ आर द ऑर्गनाइज़ेशन। बट इफ यू लुक एट द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें द वेस्ट इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वो एससीओ है और इंडिया उसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो अगर ये सारे सिग्नल्स अगर वॉशिंगटन को नज़र नहीं आ रहे हैं, सो व्हाट इज़ वॉशिंगटन थिंकिंग? वॉशिंगटन इज़ थिंकिंग कि एक ऐसा वक़्त आएगा जिसमें इंडिया चाइना पर हमला करेगा, तब वो सीखेगा ये सबक। इंडिया भाग कर आएगी। हाँ, इंडिया की रेटरिक बढ़ भी रही है ना। अब मैं जब कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब राजनाथ सिंह ने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया चाइना की रिलेशनशिप का जो बेसिस है वो बॉर्डर है। नहीं, दैट इज़ वॉर टॉक। उसके उसके एनालिसिस में मैंने अपने शो पर भी और शायद किसी और शो पे भी कहा कि नो, आई थिंक इट शुड बी ट्रेड। तकरीबन $125 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना का। दे शुड फोकस ऑन ट्रेड, जितना वो ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना कम चांसेस है जंग के। अगर आप ट्रेड कम ख़त्म कर लेते हैं ना, तो झगड़े के चांसेस बढ़ जाएँगे। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर। सो इंडिया पोस्ट गलवान, पोस्ट अरुणाचल जो चाइनीज़ इन्कर्जन्स हुए हैं, इज़ मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द वेस्ट। और इस बात का कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा कि चाइना का जो पोस्ट 2020 इंडिया के बॉर्डर्स पे जो चाइना अपना मसल दिखा रहा है, इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ द क्वाड, इंडो पैसिफिक ट्रीटी अलायंस, और ये क्वाड जो भी कहे आप, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इसमें साफ जो तीसरे जो 3 जो पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया के अलावा, वो तो खुलेआम कहते हैं कि ये तो चाइना के खिलाफ है। जापान भी कहता है, ऑस्ट्रेलिया भी कहता है, अमेरिका भी कहता है। So if 3 of the 4 partners are saying that this is an alliance against China's influence in East Asia, China's military and economic growth in that region, तो चाइना तो इंडिया जो उसके सबसे करीब है बॉर्डर में, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली पिंग देम। आप देखिए ये चाइना ये सब वो कर रहा है, जापान के लिए वो आइलैंड्स पे भी किया है।
उसने ट्रेड बंद कर दिया था ऑस्ट्रेलिया से। सो इस तरह की चीज़ें तो चाइना ने की है विद क्वाड मेंबर्स इन द लास्ट 3-4 इयर्स। सो इंडिया में जब डिस्कशन हो रहे हैं कि चाइना क्यों कर रहा है, वो चाइना की नेचर पे ब्लेम कर रहे हैं। जिस तरह से नेटो के एक्सपेंशन के वजह से रशिया जो बेचैनी से तिल मिला रहा था पिछले 7-8 साल से, वेस्ट में जब एनालिसिस होती है रशिया की यूक्रेन इन्वेजन का, दे डू नॉट डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ नेटो। बहुत कम लोग, जॉन मियरशाइमर के अलावा शायद मैं ही हूँ जो इस इश्यू को रेस करते रहता हूँ, राइट? तो इंडिया में भी जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर का मसला होता है, इंडिया इज़ नॉट फैक्टरिंग दिस कि हम जो क्वाड में अमेरिका के करीब जा रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, दीज़ थिंग्स कैन बी अ प्रोवोकेशन टू चाइना, जिसके जवाब में वो हमारे बॉर्डर पे आके हमको अपना मसल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वी आर नॉट लुक थिंकिंग एट इट लाइक दैट। Maybe the Indian think tank is thinking like that, but not talking about it. एशली टेलिस का जो कहना है, वो उससे उस आर्टिकल से ऐसा लगता है आर रेटेड तो नहीं है ना अपना शो, मतलब इट्स नॉट। तो बेसिकली इंडिया चिया पिया कर रहा है, मतलब बना रहा है अमेरिका को बेवकूफ। उसका बहुत अच्छा लफ्ज है हैदराबाद में जो मैं यूज नहीं करना चाहता, बट दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग टू अमेरिका, कि बेवकूफ बनाकर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहा है। और जब तक टेक्नोलॉजी लेते रहेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स की, एआई की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह, जब तक कि इंडिया खुद ये जो लफ्ज़ है आत्मनिर्भर, इंडिया बिकम्स केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट चाइना, फिर वो अमेरिका को टाटा बाय बाय कह देगा। दैट्स व्हाट एशली टेलिस इज सेइंग ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, एशली टेलिस कह रहा है। बट एशली टेलिस की आर्टिकल में एक कमजोरी है जो ही हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कि इंडिया और अमेरिका आर डेफिनेटली नेचुरल एलाइज। आप जितना भी कहें, दीज आर सेक्युलर डेमोक्रेसीज, चाहें या ना चाहें, ठीक है? और आप देखें अब पिछले 2-3 साल से देयर हैज़ बीन सच एन इंक्रीज़ इन पीपल टू पीपल रिलेशंस बिटवीन अमेरिका एंड द यूएस। इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका की गवर्नमेंट में आ गए हैं, इंडियन अमेरिकन्स कॉर्पोरेट लीडरशिप में आ गए हैं, इंडियन अमेरिकन्स वाइस प्रेसिडेंसी में आ गए हैं। कांग्रेस, दे आर रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, 2 रन कर रहे हैं। सो दे आर इन द लीडरशिप पोजीशन हियर। बट इंडियन अमेरिकन्स वहाँ भी चले गए हैं, इंडिया भी चले गए। कई इंडियन अमेरिकन्स हैव गॉन इन इंडिया एंड दे आर इन्वेस्टिंग, बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग वेंचर कैपिटल। इसमें जानता हूँ अमेरिकन सिटीजन्स को जो वापस इंडिया चले गए हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एरियाज वगैरह। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ, क्या कहते हैं, पीपल टू पीपल कॉलिंग। मेरे डिपार्टमेंट में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करती थी, उसका नाम है नीपा आचार्य। सो शी डिड एन इंटरेस्टिंग स्टडी, जिसमें वो जो इंडियन अमेरिकन सियाटल वगैरह में टेक सेक्टर में थे, तो उनके वो फ्रेंड्स नेटवर्क को प्लॉट किया कि हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आर यू फ्रेंड्स विद दिस, इस तरह का मैप किया। फिर 5-6 साल बाद या चंद वक्त के बाद जब वो इंडिया वापस चले गए, बिजनेसेस बना कर, एस्टैब्लिश करके, बेच के, या इंडिया में बिजनेसेस खोल के आप वहाँ रह रहे हैं, खासतौर से बेंगलुरु में, एंड देन शी प्लॉटेड देयर नेटवर्क। आपको पता है इट्स द सेम नेटवर्क। तो वो सियाटल में रहे या बेंगलोर में रहे, दोस्त अहबाब वही है। सो द इंडियंस आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट जिसमें अमेरिकन एलीट और इंडियन एलीट इज गेटिंग ओवरलैप्ड। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग हो या ना हो, बिजनेस सेक्टर का, टेक सेक्टर की इंटरेस्ट आर द सेम। अगर एप्पल इंडिया में और इन्वेस्ट करना चाहता है और मैन्युफैक्चर करना चाहता है, देन एप्पल वांट्स टू हैव वेरी पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। वरना फिर वही चाइना वाली बात हो जाएगी ना, कि अमेरिका ने चाइना पे इन्वेस्ट किया, चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लाया, चाइना को बिल क्लिंटन ने एमएफएन स्टेटस दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का, विच प्लेड अ बिग रोल इन चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा का पूरा 90s से। सो अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चाइना को ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट किए, ग्लोबल सोसाइटी में इंटीग्रेट करे, that it will become a partner, and it became a challenger. And I think that is eventually what is going to happen with India.
अगर अमेरिका चाइना को दबा देता है तो इसका मतलब नहीं है कि देयर विल बी नो न्यू चैलेंजर, इंडिया विल बी द न्यू चैलेंजर। सोवियत यूनियन को दबा दिया, ठीक है, तो चाइना पॉप अप हो गया, चाइना को दबा देगा तो इंडिया पॉप अप हो जाएगा। तो वैका-मोल कहते हैं ना खेलने का, ये हमारा तो वहाँ से निकला वहाँ। सो दैट इज़ व्हाट एशली टेलिस इज़ सेइंग। मतलब इट्स अ वेरी ब्रेव आर्टिकल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन वॉशिंगटन। और मुझे लगता है कि इस आर्टिकल के बाद से लोग कहते हैं ना कि कोयले पे थोड़ा पानी फेंक दिया है, तो बारबेक्यू ज़रा उतना जल्दी नहीं बनेगा अब। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है। डॉक्टर साहब कोयले पे पानी फेंक दिए। डॉक्टर साहब क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि इंडिया तब सीखेगा जब चाइना इंडिया पे हमला करेगा, अगर मैंने सही सुना है तो। और दैट इज़ अमेरिकाज़ होप कि हुँ, इंडिया, तो जब इंडिया को समझ में आएगा अगर चाइना हमला कर दिया, सो दैट ये जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है ना, इज़ नॉट फॉर्मिंग एन अलायंस, इट इज़ हुँ, समथिंग दैट दे विल नॉट। आपको पता है मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने कहा था ऑल रोड्स लीड टू चाइना, टू बीजिंग। हुँ, तो उसमें जो डिस्कशंस हो रहे थे, फिर बाद में एक आर्टिकल छपा विथ जिसमें राजा मोहन जो इंडिया के प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर है, सो हुँ, उस आर्टिकल में वो मुझे और राजा मोहन को कह रहे थे, कोट कर रहे हुँ, थे, इन विच राजा मोहन की व्यू थी कि अमेरिका और इंडिया, उनकी एशली टेलिस से एग्जैक्ट ऑपोजिट व्यू है उनका। राजा मोहन का, मेरा व्यू इज़ वेरी क्लोज टू एशली टेलिस। तो हम दोनों के व्यूज़ पे आर्टिकल था, तो मैंने वो एक दो स्ट्रेटेजिक माइंडेड थिंकर्स के साथ शेयर किया था। तो एक वेरी प्रोमिनेंट फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मेरे से बहस कर रहे थे कि वो कि मैं ये कह रहा था कि इंडिया शुड नॉट मूव इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गो इनटू डिपेंडेंस ऑन अमेरिका। तो ये इट बी सेइंग इधर से निकला उधर फँसा वाली बात हो गई ना, खजूर से अटका, जो भी वो मुहावरा मैं भूल रहा हूँ। तो तो उसके जवाब में ये लोग कह रहे थे मुझे कि नहीं, यू आर रॉन्ग, अगर अगर चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है, देखो चाइना, हाउ चाइना इज़ बिहेविंग ताइवान के साथ, उस तरह इंडिया के साथ भी बिहेव करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक चाइना इज़ गोइंग टू बिहेव द वे चाइना इज़ बिहेविंग विद ताइवान। दूसरी चीज़ ये है कि ताइवान को तो हमने, वो कहते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ा के रखा है वेस्ट ने। दे आर यूजिंग ताइवान टू प्रोवोक चाइना, टू मेक चाइना लुक बैड इंटरनेशनली। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ताइवान कि वो भी एक जंग शुरू करे। देखिए, चाइना को अगर, इट्स लाइक सेइंग कौन-सा मुल्क चाहेगा कि वो यूक्रेन की पोज़ीशन में आ जाए? ठीक है, आपको वेस्ट से बहुत मदद मिलेगी, हथियार मिलेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर की एड मिलेंगी, लेकिन बमबारी भी तो हो रही है ना, तबाही तो मच गई। मारियापोल को तो तबाह और बर्बाद कर दिया रशिया ने, कई शहरें बर्बाद हो गई यूक्रेन में। सो व्हाई वुड ताइवान वांट टू बिकम लाइक यूक्रेन? इतने सालों से उन्होंने डेवलपमेंट किया, मिरेकलस डेवलपमेंट है, डेमोक्रेसी भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन डेवलपमेंट है ताइवान का। व्हाई विल दे वांट टू रिस्क ऑल ऑफ दैट इन अ बॉम्बार्डमेंट कैंपेन फ्रॉम चाइना? अमेरिका के कहने पर या जापान के कहने पर। So this strategic thinking, I think, uh, इंडिया का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इंडिया हैज़ मेड इट कूल टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड एज़ इफ योर ओन कंट्री मैटर्स। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अब सब मुल्क ये बात कर रहे हैं। एवरी कंट्री इज़ नाउ रेजिंग दिस इश्यू दैट वी आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज़ इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट, एंड नॉट बिकॉज़ यू आर प्रेशरिंग अस टू डू दिस। आपने देखा होगा कि हीना रब्बानी खार का जो मेमो लीक हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में, पाकिस्तान्स डिफिकल्ट चॉइसेस, तो उसमें देखिए पाकिस्तान का मसला था कि हम इसके गोद में बैठे या उसके गोद में बैठे ना। दैट इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, दैट वी कैन नॉट प्रिटेंड दैट वी वांट टू बी ऑन द यूएस साइड, इट विल हार्म आवर रिलेशंस विद चाइना। इंडिया का वैसा मसला नहीं है, इंडिया वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, वो किसी की गोद में नहीं बैठना चाह रहा, राइट? इंडिया खुद अपनी गोद बड़ा करना चाह रहा ताकि दूसरे लोग आके बैठे हैं, पूरी थर्ड वर्ल्ड को वो अपनी गोद में बिठाना चाह रहा है ना, इट वांट्स द एंटायर ग्लोबल साउथ टू सिट इन इट्स लैप। सो इंडिया हैज क्लियर एस्पिरेशंस ऑफ अ ग्लोबल पावर,
एंड इट मे बी योर पार्टनर बट इट इज नॉट, मतलब इंडिया किसी का चमचा नहीं बनना चाहता, एंड दैट इज व्हाट एशली इज आल्सो सेइंग। मतलब क्योंकि वो यहाँ रहते हैं और जॉब भी यहाँ कहते हैं, एंड सो द आर्टिकल इज काउच्ड, मतलब जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल को लिखा है ऐसा लिखता है जैसे वो अमेरिका के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इंडिया की मैसेज पहुंचा रहे हैं अमेरिका को कि इंडिया तुम्हारा चमचा नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अमेरिका के पास और क्या ऑप्शन है अदर देन इंडिया? बिकॉज़ इफ दे हैव टू कम इन दिस रीजन, तो उसके पास एक इम्पोर्टेंट क्या ऐसा मैसेज है? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जो एशले टैलिस भी बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये भई सारा कुछ ले लेंगे एंड देन वो ऑटोनॉमी भी रखेंगे। जैसे आपने भी ये सारे 20 मिनट में ये सारी बात की। सो इंडिया के अमेरिका के पास और क्या ऑप्शन है इफ देयर इज़ नो इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको आप फॉर अ मोमेंट, if there is no on this part of the world, India is not with the US, तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि उसको सोच रहा होगा या सोच सकता है? आप मेरे साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। लेट्स से कि जी जिनपिंग आज मर जाते हैं आज रात में, इंशाल्लाह खत्म हो जाते हैं। खैर पाकिस्तान में तो बहुत दुखी हो जाएंगे आप लोग, बट लेट्स हुँ, से उनका जो सक्सेसर है एक डायनामिक यंग मैन विद न्यू विजन आ जाता है और वो हुँ, सीधा दिल्ली आता है और मोदी से कहता है चलो चलो रसगुल्ले खाते हैं, एंड ये मसला आज ही तय कर देते हैं, फिनिश द बॉर्डर इश्यू टुडे। ठीक है, हुँ, इंडिया को प्रॉब्लम क्या है चाइना से सिवाय बॉर्डर के चक्कर और कुछ भी नहीं है। या वो ये भी कहता है चलो 50 साल के लिए बंद कर देते हैं डिस्कशन, लेट देयर बी नो इश्यू ऑन द बॉर्डर फॉर द नेक्स्ट 50 जो पाकिस्तान को भी ऑफर आया था ना, लाइन ऑफ हुँ, एक्चुअल कंट्रोल पे कि आइंदा 25 साल या 30 साल तक कुछ नहीं करेंगे। द सेम हुँ, ऑफर अगर ये नया चाइनीज लीडर ऑफर करता है मोदी को कि भाई हम आइंदा 20 साल 30 साल 40 साल तक नहीं बांधते, लेट्स डील विद द वेस्ट, ये हमारे पास हिस्टोरिक मोमेंट है कि दुनिया को उल्टा कर दे, हुँ, तो अमेरिका क्या करेगा? सैंक्शन डालेगा इंडिया के ऊपर? नहीं ना। तो इंडिया इट विल हैव नो पॉसिबल, अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है टू कंटिन्यू इट्स ग्लोबल डोमिनेशन, इट विल हैव टू रीथिंक दैट, और इंडिया के बगैर जापान पीछे हट जाएगा। जितना ऊंचा ऊंचा के आगे आ रहा है ना, बजट बढ़ा रहा है, डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, डबल कर दिया है तकरीबन, वो सारी चीजें वो नहीं करेगा इफ इट रियलाइजेस दैट इट हैज नो एशियन एलाई। क्या वेस्टर्न कंट्री है, ज्योग्राफिकली रिलोकेट तो नहीं हो सकता ना जापान। मेंटली वो कितना भी अपने आप को वेस्टर्न समझें, उसकी नेबरहुड तो पूरी एशिया में है। एशले टेलिस तो यही भी कह रहे हैं ना कि इंडिया के बॉर्डर है चाइना के साथ, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए वेरी बैड रिलेशनशिप विद चाइना। अमेरिका कितना भी उस पे जोर डाल दे, बिकॉज दैट विल बी द बैटल फ्रंट। सो आई हैव ए फीलिंग कि जो इंडिया चाइना के जो मसाइल हैं वो बहुत छोटे हैं मसाइल, ये बहुत चढ़ा लिए हैं करंटली, ये टेरिटरी ये वो, इट इज नॉट एज सीरियस एज अमेरिका एंड अदर्स आर ट्राइंग टू मेक, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड एंड दे शुड बी रिजॉल्व। मैंने आप ही के शो पे कहा था शायद कि दिस विल नॉट बी एन एशियन सेंचुरी अगर ये टेंशन चलते रहे दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों मुल्कों का नुकसान है। इफ दे कंटिन्यू टू फाइट ओवर गलवान, इफ दे कंटिन्यू टू फाइट ओवर अरुणाचल, उसके नाम बदल रहे हैं, ये बच्चों वाले खेले हैं, लाइक व्हाट्स द पॉइंट यू नो। डॉक्टर साहब जो आप ये बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इट्स ऑल इट व्हाटएवर इज व्हाट चाइना इज थिंकिंग अबाउट इंडिया, दिस ऑल रिवॉल्व्स अराउंड शी जिनपिंग, बट दिस नहीं, दैट ऑल्सो द इंडिया एंड क्वाड जो अमेरिका के साथ जो पिछले 15 साल से जो इंडिया जो भंगड़ा चल रहा है दोनों का, वो चाइना ने शुरू में डिड नॉट पे अटेंशन एंड नाउ इट हैज बिकम वेरी सीरियस बिकॉज जो यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इट्स क्वाइट सीरियस। मतलब अरुणाचल प्रदेश में चाइना को ये पता चल गया कि देर इज रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, जो 2020 में नहीं था 2022 में है। सो दे कैन सी इंटेलिजेंस शेयरिंग कितनी एडवांस हो गई है, एंड देर इज ऑल्सो द टॉक ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर, एआई पर, जॉइंट वेंचर्स वगैरह। सो दीज थिंग्स आर मोर थ्रेटनिंग देन हथियार वगैरह। लेकिन और डॉक्टर साहब जी, जी
मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने शी जिनपिंग पे ये कहा कि दिस इज ऑल अबाउट शी जिनपिंग एंड इफ द नेक्स्ट पर्सन कम्स तो हो सकता है वो चले। आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली ठीक है, चाइना का जो मॉडल है वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो शी जिनपिंग सोच रहा है बेसिकली ये चाइनीज सिस्टम भी ऐसे ही सोच रहा है। आपको नहीं लगता ये ऐसे है? नहीं, देखिए शी जिनपिंग हैज़ आल्सो एन अथॉरिटेरियन स्ट्रीक जो पहले नहीं थी। ये पहली बार ये तीसरा टर्म है ना, और फिर चौथा भी रहेगा, मतलब ही इज़ गोइंग टू बी फॉर लाइफ। तो 10 years हाँ, more, हाँ। so that is one big change, यानी this man has become very big, he's like a big deal जैसा मोदी है इंडिया में, I mean bigger than life, right? Biden doesn't have that same status हो सकता बाइडेन अगले साल gone, राइट, इलेक्शन हार गया तो खत्म। बट ये बंदे तो, मतलब मोदी इज नॉट गोइंग टू लूज 2024, जी जिनपिंग तो है और 10 साल के लिए। सो तो जो विजन है चाइना का, फॉर एग्जांपल जो चाइना की एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात करते हैं ना, वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो कहते हैं, आई जी। मीन दिस इज समथिंग दैट जी जिनपिंग इज एनकरेजिंग ना। आई मीन उसके नुकसानात भी हो रहे हैं, आपने देखा फ्रांस में जाके वो, फ्रांस में शिंग ये क्या नाम था वो चाइनीज एम्बेसडर ऑफ फ्रांस, उसने बातें कह दी सॉवरेंटी नहीं है, पोस्ट सोवियत एंड देन चाइना ने बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर्स को लेकर आए पूरे सेंट्रल एशिया के 2 हफ्ते पहले चाइना में आके उनको एक्सप्लेन किया, भाई दिस इज नॉट व्हाट ही वाज रेफरिंग, वाज नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशिया, वो एस्टोनिया लाटविया की बात कर रहा है यू नो। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन कि चाइना इज ट्राइंग टू चेंज इट्स इमेज, इज ट्राइंग टू बी मोर एग्रेसिव, ट्राइंग टू बिहेव लाइक एन एग्रेसिव प्लेयर, ये सब सारे जी जिनपिंग से आ रहे हैं। एंड द रीजन व्हाई मैं अपने थॉट एक्सपेरिमेंट कह रहा था कि उस बंदे को निकाल दें, because if there is a new person there, India will also be willing to trust and open a new chapter. लेकिन जी जिनपिंग के साथ दैट अपॉर्चुनिटी इज लेस, बिकॉज क्रेडिबिलिटी कहाँ है जी जिनपिंग की, 2 बार हमला कर चुका है इंडिया पर वो। अगर वो आ भी जाता है एससीओ के लिए और G20 के लिए, ही हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विद मोदी, एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर वो रिक्वेस्ट किया तो डिनाई नहीं करेगी इंडिया, एंड सो दे हैव अ वन ऑन वन एंड सॉर्ट दिस इश्यूज आउट। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ चाइना इज सीइंग इंडिया ना। अगर चाइना समझता है कि इंडिया हैज नाउ firmly joined the Western camp, then it is treating India as an enemy. But if China thinks that we are driving India towards the West, then it can modify its behavior and stop doing that. तो अब चाइना के ऊपर भी है कि वो इंडिया के पास, अपनी प्रॉब्लम ये है कि एक तो एक हम लोग चाइनीज उतनी जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है चाइनीज इंटरनल डिस्कशन, प्लस चाइना इज जैसा फॉरेन अफेयर जैसी कोई मैगजीन नहीं है चाइना में जो हम पढ़ सकते हैं इस तरह के आर्टिकल्स, राइट, जो वो क्रिटिकल। क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, अगर है भी है कुछ तो। अगर है तो भी है, मतलब मैंने डील किए हैं काफ़ी चाइनीज स्कॉलर्स को, मेरे प्रोग्राम में आते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में समर्स में, और मतलब उनकी ना तो बात में दम होती है ना क्रेडिबिलिटी, इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी नहीं है उनके फॉरेन फॉरेन अफेयर्स स्कॉलर्स की। जैसा यहाँ पे जैसा जॉन मियर शाइमर ने खड़े रह के ना यूक्रेन की जंग की ऐसी की ऐसी कर दी, उल्टा पुल्टा, और किए जा रहा है मुसलसल हर इंटरव्यू में हर वीडियो में। सो दैट काइंड ऑफ कोई स्कॉलर का नाम भी नहीं ले सकते आप। सिंगापुर जैसी छोटी जगह में किशोर महबूबानी है, चाइना में कौन है? यस देयर आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बट उनसे हट के देयर इज नो मेजर फॉरेन इंटरनेशनल वॉइस ना। हम्म। इंडिया में देखिए आप 100 मिल जाएंगे ना आपको, पीपल हु आर विलिंग टू राइट इन आर्टिकल्स, पीपल हु आर विलिंग टू स्पीक, हु मे बी विद द गवर्नमेंट, हु मे बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, किताबें भी छाप रहे हैं, राइट। अभी एक नई किताब आई यूएस इंडिया रिलेशंस पर, उसका नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो शायद मैंने ऑर्डर की, अभी तक आई नहीं वो, बट बिल्कुल ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो बेसिकली जो फाइनल एक थॉट आता है कि अमेरिका जो है वो ऐसे कहते हैं कि ज़रूर इंडिया की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जो अमेरिकी इंटरेस्ट के साथ कंपैटिबल हो, और जितना मर्जी अमेरिका जेनरस हो जाए उस तरह वो नहीं होगा जिस तरह के आपने भी कहा। सो ये ऑब्वियसली उन्होंने, जैसे आपने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट में एवरीवेयर उन्होंने अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली टू बी इग्नोर्ड। और जैसे आपने कहा कि इफ देर इज नो इंडिया तो
अमेरिका के लिए तो कुछ भी नहीं है, दे कांट अचीव एनीथिंग। जापान की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी और की इतनी हिम्मत ही नहीं है। देखिए, अमेरिका के लिए द होल वेंचर विल बी ए लॉस अगर इंडिया और चाइना एलाइज बन जाते। सिर्फ उसी सूरत में एवरीथिंग दैट अमेरिका हैज डन इज अ लॉस। बट अगर इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन नहीं भी होता है, बट इंडिया बिकम्स स्ट्रांग इनफ टू बैलेंस चाइना, ठीक है, और चाइना को वहाँ जिस तरह से पाकिस्तान ने फंसा रखा है ना इंडिया को पिछले 30 साल से, अगर उस तरह से इंडिया फंसा के रख दी चाइना को आइंदा 15, 20, 25 साल तक, कि it prevents China from becoming a global power because China is unable to become the dominant regional power. समझे ना? अगर वो अपना नेबरहुड पे डोमिनेशन चाइना नहीं कर सकता, तो वो दुनिया में कहाँ जाके वो मैं कहता हूँ ना सिंपल सी बात, अगर आपकी दादागिरी आपके मोहल्ले में नहीं चल रही, तो शहर पे कब कब्ज़ा करोगे? हुँ। So if India can keep China balanced and busy, राइट, इंडिया की पब्लिक तो बड़ी हाइप हो गई है। देखना आप कमेंट्स जो अब आप नीचे आके लिखेंगे, यार इंडिया विल डू दिस, हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ग्रेट, ऑल द मोर। उसी तरह के लीडर्स को सेलेक्ट करें आप और कीप चाइना बिजी, हम आपको देंगे, वेपन्स भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, ताकि आप डरे ना चाइना से। सो इट इज इन द यूएस इंटरेस्ट टू कीप दिस टू कंट्रीज गोइंग आफ्टर ईच अदर। आफ्टर ऑल दे आर द सेकंड एंड थर्ड पावर। हुँ। अगर सेकंड एंड थर्ड पावर जॉइन हो जाते हैं तो नंबर वन मुश्किल में फंस जाता है ना। बट इफ सेकंड एंड थर्ड आर गोइंग एट ईच अदर, नंबर वन विल हैव अ गुड टाइम। ट्रू। हथियार भी बेचेंगे, अब इंडिया को बेचना शुरू हो गया लो लेवल पे हथियार। अ, पता है आपको, तकरीबन ज़ीरो हुआ करती थी 1990s में, अब तकरीबन 20 बिलियन कह रहे हैं, एशले टेलिस ने खुद लिखा है कि 20 बिलियन हाँ, डॉलर। 2020 तक हाँ, हाँ, हो डिफेंस सो ट्रेड। हाँ। तो फ़ायदा हुँ। भी तो हो रहा है ना। ट्रू, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। एनीहाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन डॉक्टर साहब। बड़ा मज़ा आया बात करके और सीख के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर टॉकिंग विद अस। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, आपके सुनने वालों को भी।